आज हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय की बात करने जा रहे हैं जो किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। हाँ, एक ऐसी दुनिया जो आज से लगभग 5000 साल पहले मौजूद थी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एक ऐसी सभ्यता की तस्वीर दिखाते हैं जिसने इंजीनियरिंग और शहर बसाने में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन उनकी कहानी में कुछ बहुत ही बुनियादी चीजें गायब हैं। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के सिर्फ तथ्यों को नहीं दोहराएंगे, बल्कि उन बड़ी पहेलियों में और गहराई से उतरेंगे जिनका जवाब 100 साल की खोज के बाद भी हमारे पास नहीं है। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ पुरानी ईंटों और मोहरों की नहीं है। ये इस सवाल की है कि क्या कोई महान सभ्यता बिना राजा, बिना मंदिर और बिना बड़ी-बड़ी लड़ाइयों के फल फूल सकती है? क्योंकि सिंधु घाटी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने अपने शहरों को बनाने में जो दिमाग लगाया वो कमाल का था। लेकिन उन्होंने हमें ये बताने के लिए कोई किताब या बड़ा शिलालेख नहीं छोड़ा कि वे कौन थे। क्या सोचते थे या उनकी दुनिया कैसी थी? कुछ भी नहीं। और ये कहानी शुरू होती है एक बड़े ही अजीब मोड़ पर, 20वीं सदी की शुरुआत में, जब ब्रिटिश हुकूमत का ये मानना था कि वो भारत को सभ्य बना रहे हैं। और फिर 1921 में जमीन के नीचे से कुछ ऐसा निकलता है जो इस पूरे नैरेटिव को, पूरी कहानी को हिलाकर रख देता है। ये एक जबरदस्त झटका था सही में। सोचिए, आप एक देश पर यह कहकर राज कर रहे हैं कि वो पिछड़ा हुआ है, और फिर आपको उसी धरती के नीचे एक ऐसी शहरी सभ्यता के सबूत मिलते हैं जो आपके अपने लंदन या मैनचेस्टर से हजारों साल पुरानी थी और कई मायनों में ज्यादा व्यवस्थित थी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में, और फिर 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो में जब खुदाई शुरू की, तो उन्होंने सिर्फ खंडहर नहीं खोजे थे। नहीं, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के उस वैचारिक घमंड की नींव हिला दी थी। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि 5000 साल पहले कोई समाज इतना ऑर्गेनाइज्ड कैसे हो सकता था। सही बात है। आज हमारे शहरों में जरा सी बारिश से पानी भर जाता है और उनके पास एक शानदार ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम था। हर घर मेन नाली से जुड़ा हुआ था। ये कैसे मुमकिन था? यहीं से तो असली रहस्य शुरू होता है। देखिए, मिस्र में हमें पिरामिड मिलते हैं जो बताते हैं कि किसी राजा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बनवाए होंगे। हाँ, हजारों गुलामों से काम करवाया होगा। मेसोपोटामिया में हमें जिगुरैट्स मतलब बड़े मंदिर मिलते हैं, लेकिन सिंधु घाटी में ऐसा कुछ नहीं है। कोई भव्य महल नहीं, कोई राजा की कब्र नहीं, कोई बड़ा मंदिर तक नहीं। उनकी सबसे बड़ी इमारतें थीं द ग्रेट पाथ या फिर अनाज रखने के बड़े बड़े गोदाम। मतलब उन्होंने अपनी सारी इंजीनियरिंग जनता की भलाई और सुविधा पर खर्च की, किसी एक शासक की शानो शौकत पर नहीं। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब यह है कि वहां कोई शासक था ही नहीं? मतलब बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के हजारों किलोमीटर में फैले शहरों में एक जैसी ईंटें कैसे इस्तेमाल हो सकती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हर ईंट का अनुपात 4:1 था। सड़कों का जाल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता था। ये सब बिना किसी प्लानिंग और उसे लागू करने वाली ताकत के कैसे हो सकता है? ये $1,000,000 का सवाल है सच में। एक थ्योरी ये है कि शायद वहां कोई एक राजा नहीं, बल्कि व्यापारियों या शायद पुजारियों की एक काउंसिल रही होगी जो सारे फैसले लेती थी। अच्छा। उनका मुख्य ध्यान व्यापार पर था, लड़ाई पर नहीं। इसीलिए हमें हथियारों के ढेर नहीं मिलते, बल्कि मोहरें मिलती हैं, सील्स, जो शायद व्यापार के लिए इस्तेमाल होती थीं। तो ये सभ्यता प्रैक्टिकल लोगों की थी। हाँ, उन्होंने भव्यता की जगह उपयोगिता को चुना। और उनकी कला में भी ये बात झलकती है। मोहनजोदाड़ो से मिली वो नाचती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति, हाँ? वो किसी रानी की नहीं लगती, एक आम लड़की की लगती है। हाँ, और उसके चेहरे पर जो आत्मविश्वास है वो समाज की सोच को दिखाता है। या फिर वो प्रीस्ट किंग की मूर्ति जिसके चेहरे पर एक शांति का भाव है। ये लोग ताकत नहीं, शायद अनुशासन और संतुलन में विश्वास रखते थे। सही कहा। और इसी संतुलन की वजह से उनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में मेलूहा नाम की एक जगह का जिक्र मिलता है। अच्छा, मेलूहा। हाँ, जहां से वो कीमती पत्थर, कपास और लकड़ी मंगाते थे। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि मेलूहा सिंधु घाटी का ही नाम था। तो सोचिए उस जमाने में समुद्री व्यापार कितना एडवांस रहा होगा। बहुत ज्यादा। तो हमारे पास एक ऐसी सभ्यता की तस्वीर है जो शहरों में रहती थी, जिनके घर पक्की ईंटों के थे, जिनके पास बाथरूम थे, जो कपास उगाना जानते थे, जिनका व्यापार दूर दूर तक फैला था। लेकिन एक जगह आके सारी कहानी रुक जाती है, उनकी भाषा। हाँ, हमें हजारों चीजों पर उनकी लिखावट मिली है, पर हम आज तक उसका एक शब्द भी नहीं पढ़ पाए हैं। और ये इस सभ्यता का सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य है।
इसे इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं। मिस्र की लिपि को समझने में तो रोसेटा स्टोन ने मदद की थी, है ना? बिल्कुल। उस पत्थर पर एक ही संदेश 3 भाषाओं में लिखा था, जिनमें से एक ग्रीक थी जिसे विशेषज्ञ पढ़ सकते थे। तो वो एक की या चाबी की तरह काम कर गया और उससे पूरी लिपि को समझ लिया गया। हाँ, पर सिंधु घाटी के मामले में हमें ऐसी कोई बहुभाषी चाबी आज तक नहीं मिली है। तो क्या 100 सालों में हम कुछ भी नहीं समझ पाए? कोई तो सुराग मिला होगा। हाँ, कुछ बातें अब साफ हो चुकी हैं, जैसे ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी उर्दू की तरह। अच्छा। इसमें लगभग 400 चिन्ह हैं। अब ये किसी अल्फाबेट के लिए बहुत ज्यादा है। और एक पूरी पिक्चर वाली स्क्रिप्ट के लिए बहुत कम। एग्जैक्टली। इसलिए ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि ये एक लोगो सिलिबिक स्क्रिप्ट है। लोगो सिलिबिक? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कुछ चिन्ह पूरे शब्द को दर्शाते हैं और कुछ सिर्फ एक ध्वनि को, कुछ जापानी भाषा की तरह। लेकिन इन चिन्हों का मतलब क्या है? वो मछली, एक सींग वाला जानवर, कोई बर्तन, ये सब क्या कहते हैं? यहाँ पर राय बटी हुई है। कुछ विद्वान जैसे इरावती महादेवन इसका संबंध प्रोटो द्रविडियन भाषाओं से जोड़ते हैं जो आज दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। क्या तर्क है उनका? उनका तर्क है कि मछली के चिन्ह का मतलब मीन हो सकता है, जिसका द्रविड़ भाषाओं में मतलब तारा भी होता है, लेकिन ये सब अनुमान है। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये शायद कोई भाषा ही नहीं है। हाँ, ये भी एक थ्योरी है कि ये सिर्फ व्यापारिक निशान या धार्मिक प्रतीक हैं, जैसे आज की कंपनियों के लोगो होते हैं। ये तो और भी ज्यादा उलझाने वाली बात है। और शायद इसीलिए तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में $1 लाख के इनाम की घोषणा की है इसे समझने वाले के लिए। हाँ, ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक एकेडमिक सवाल नहीं है, बल्कि हमारी पहचान से जुड़ा एक गहरा रहस्य है। पर एक और रहस्य है जो शायद इससे भी बड़ा है। इतनी सफल, इतनी व्यवस्थित और शांतिपूर्ण सभ्यता आखिर गायब कैसे हो गई? पुरातत्व के रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस महान सभ्यता का पतन बहुत तेजी से शुरू हुआ। बहुत तेजी से? हाँ, शहर की प्लानिंग खत्म होने लगी, सड़कों पर कूड़े के ढेर मिलने लगे, व्यापार टूट गया और लोग धीरे धीरे इन शहरों को छोड़कर जाने लगे। 1700 ईसा पूर्व तक तो ज्यादातर शहर वीरान हो चुके थे। बिल्कुल। इतनी बड़ी सभ्यता का अंत, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? हमारे स्रोत कई थ्योरीज की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, और कोई एक जवाब नहीं है। सबसे मजबूत थ्योरी जो आज मानी जाती है वो है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। अच्छा। वैज्ञानिक सबूत बताते हैं कि उस दौरान मॉनसून का पैटर्न बदल गया, बारिश बहुत कम हो गई, जिससे सूखा पड़ने लगा। सिंधु और उसकी सहायक नदियां, खासकर घग्गर हकरामदी, जिसे पौराणिक सरस्वती नदी भी माना जाता है, हाँ, वो सूखने लगीं। अब जब नदी ही नहीं रहेगी तो खेती कैसे होगी, व्यापार कैसे होगा, शहर कैसे चलेंगे? लेकिन अगर जलवायु परिवर्तन ही वजह थी, तो क्या सारे शहर एक साथ वीरान हो गए?